एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज से रिलेटेड है। लास्ट क्लास में हमने अप्रॉक्स 200 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए थे और हमने बताया भी था कि हमारे पास 500 एमसीक्यूज की जो सीरीज है इसमें हम हर एक क्लास में ऑन एन एवरेज 50 to 100 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास तक हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने देखे थे कि न्यूमेरिकल थे और अब जो हम लोग डिस्कशन करेंगे ना मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। बट ये सारे क्वेश्चन हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम आइदर सीएमए फाउंडेशन, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, यूजीसी नेट या कोई भी एग्जाम जिसमें कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग पोर्शन कवर किया गया है उन हर एक एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट है। ठीक है, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना। एक और इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर दें कि हमारा एक ऐप है जिसपे आप एमकॉम से रिलेटेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हो एंड साथ ही साथ आप वो ऐप इसलिए भी डाउनलोड कर लेना सो दैट आप बहुत सारे फ्री मटेरियल, फ्री एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप लोग कर पाओ। ठीक है, किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम में ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो जो कॉमर्स बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछते हैं और वही पोर्शन हमारा एमकॉम में भी कवर किया गया है। तो आपके लिए भी हमने सब्जेक्ट वाइज भी बहुत सारे टेस्ट रखे हैं अपने ऐप पे एंड प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज हमने ऑलरेडी अपने ऐप पे अपलोड कराए हुए हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो आप अगर एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो बट किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो आप जरूर हमारा ऐप डाउनलोड करना। वहां से आपको कॉस्टिंग के, इकोनॉमिक्स के, स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज भी आपको टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, चलो फिर अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जहां हम लोग को स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 201 से एंड आज भी हम लोग ऑन एन एवरेज 50 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन है स्टोर लेजर कार्ड इज सिमिलर टू द स्टॉक लेजर, बिन कार्ड, मटेरियल कार्ड, परचेज रिक्विजिशन कार्ड। अगर स्टॉक लेजर कार्ड देखेंगे तो ये अप्रॉक्स बिन कार्ड जैसा ही दिखता है। ठीक है, और स्टोर लेजर कार्ड में बेसिकली हम लोग क्या मेंशन करते हैं कि जो हमारे पास स्टॉक है उसकी कितनी क्वांटिटी है, रेट है, क्या अमाउंट है, वही चीजें हम मेंशन करते हैं। नेक्स्ट, which of the following element must be taken into account while calculating total earnings of a worker under different incentive wage schemes? Rate per unit, units of production, extra time taken by employee to complete the production और number of workers employed। अब यहाँ देखो कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट हम लेते हैं while calculating total earnings of a worker under different incentive wage scheme। यहाँ ना बोनस की बात किया और बोनस का कैलकुलेशन हम किसके बेसिस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, the journal entry of purchase of stock under periodic inventory system would be inventory to cash, cash to purchases, purchases to inventory, none of the given option। जो हम लोग एंट्री करते हैं वो क्या करते हैं? टेम्पररी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अकाउंट पेबल और कैश, यही करते हैं ना। और ये एंट्री तो हमारे पास दी नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट, closing work in progress inventory of last year is treated as opening inventory for the current year, is not carried forward to next year, become expense in the next year, charge to PL account। पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वही तो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनता है ना। हम लोग जब बैलेंस शीट बनाते हैं इसमें जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होता है यही हम लोग ट्रेडिंग पीएल में नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में दिखाते हैं ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रीटेड एज ओपनिंग इन्वेंट्री फॉर द करंट ईयर। नेक्स्ट, सेल्स गिवन है, बिगनिंग फिनिश्ड गुड्स गिवन है, एंडिंग फिनिश्ड गुड्स गिवन है, सीओजीएस गिवन है। क्या हम गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की बात करें तो सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मेरे पास सीओजीएस है 3 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है 30,000, ओपनिंग स्टॉक है 23,000, ये हो जाएगा 3,07,000, है ना। ऑप्शन देखेंगे, करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमने कॉस्टिंग से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स, कॉस्ट शीट का कॉन्सेप्ट, बहुत सारे एमसीक्यूज की क्लास ऐड की है। वो प्लेलिस्ट आप लोग जरूर से कवर कर लेना तो कॉस्ट शीट का कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, while transporting petrol a little quantity will be evaporated, और ये किस तरह का लॉस है? इवेपोरेशन है तो ये नॉर्मल लॉस माना जाएगा। अगर फायर से लॉस होती तो अब नॉर्मल लॉस माना जाता। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द फैक्ट्री इज ट्रीटेड एज, पहले भी हमने बताया है कि एक अमाउंट तक ये फिक्स्ड होता है और उसके बाद पर यूनिट चार्ज होता है, तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट,
A cost center is a unit of product or service in relation to which costs are ascertained, an amount of expenditure, a production or service location, a center for which an individual budget is drawn up. Cost center क्या होता है हमने बताया है, unit of product or service in relation to which costs are ascertained. Cost center को बहुत डिटेल में हमने अपने चैनल पे डिस्कस किया हुआ है. Cost accounting department prepares dash that helps in preparing final accounts. Cost sheet, cost of goods sold statement, cost of production report, material requisition form. आप ये चीज मेंशन करो कि कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इसमें से क्या बनाता है जो उनको हेल्प करता है इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स. अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो ये कॉस्ट शीट बनाते हैं ना, जिसकी हेल्प से हम फाइनल अकाउंट्स बहुत ही इजीली बना सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी मैक्सिमम कैलकुलेशन आ जाती है कि ओपनिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, और बाकी सारी कैलकुलेशन भी हम कॉस्ट शीट में देख लेते हैं. नेक्स्ट, when fixed overhead is under applied and charged to net profit, the treatment would be under applied, add net profit, under applied, less net profit, under applied, less operating expense, none of the given option. फिक्स्ड ओवरहेड हमारा क्या है, अंडर अप्लाइड है, मतलब कम दिख रहा है, ठीक है, और इसको हमने नेट प्रॉफिट में चार्ज कर दिया है. तो ट्रीटमेंट सिंपली क्या होगा कि आपको ये अंडर अप्लाइड तो है, ये कम दिख रहा है, और क्योंकि ये कम दिख रहा है तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ के दिखा रहा होगा. रीजन बीइंग कि जो आपकी कॉस्ट है वो कम है. क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अंडर अप्लाइड एड नेट प्रॉफिट. नेक्स्ट, weighted average cost per unit is calculated by which of the following formula? Cost of goods issued divided by number of units issued, total cost divided by total units. यही तो करते हैं ना, weighted average cost per unit में क्या करते हैं, total cost को total unit से divide कर देते हैं. Buyers produced 20,000 units and their total factory cost was rupees 4,50,000. Other costs like property tax on factory building was 10,000. Included in that cost till year ended the cost of per unit would be 4,50,000 में ये 10,000 रुपए भी इंक्लूडेड है, तो वो तो इंक्लूड करना ही है. आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो आप टोटल कॉस्ट को क्या करोगे, टोटल यूनिट से डिवाइड कर दोगे. जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू आनी चाहिए 22.5 रुपीज पर यूनिट. दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, 22.5. नेक्स्ट, a standard rate is paid to the employee when he completed his job in time less than the standard, in standard time, in time more than standard, both in standard time and more than standard time. स्टैंडर्ड रेट तब मिलता है जब आप स्टैंडर्ड टाइम पे अपना काम पूरा करते हो. स्टोर इन चार्ज आफ्टर रिसीविंग द मटेरियल एज पर द गुड्स रिसीव्ड नोट प्लेसेस द मटेरियल एट इट्स लोकेशन. और ये एंट्री कहाँ करते हैं बेटा, बिन कार्ड में. किसमें करते हैं, बिन कार्ड में. दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, अगर हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है, तो क्या हम एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हैं? बहुत आराम से. एवरेज इन्वेंट्री होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 30,000. इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट, PVC company is ordering quantity 10,000 units. They have a storage capacity of 20,000 units. The average inventory would be. अब यहां देखो एवरेज इन्वेंट्री पूछा है, हमारे पास स्टोर की कैपेसिटी कितनी है, 20,000 है ना. अब यहां देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी है वो कितना है, 10,000 यूनिट्स है ना. EOQ डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो भी हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी, जो कि 10,000 डिवाइडेड बाय 2. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 5,000. नेक्स्ट, all indirect cost is charged or recorded in the head of prime cost, fixed overhead cost, direct labor cost, none of the given option. No doubt fixed overhead cost होगा, factory cost में इंक्लूड करते हैं. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट, under or over applied fixed overhead cost can be adjusted in which of the following? Entire production, COGS, net profit, all of the given option. कहीं पे भी आप एडजस्ट कर सकते हो. जनरली जो ओवर अप्लाइड अंडर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड होता है उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट के साथ, बट यहां ऑप्शन दिया एंटायर प्रोडक्शन, COGS, नेट प्रॉफिट, तो कहीं पे भी उसका एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं. नेक्स्ट, द डेंजर लेवल कैन बी कैलकुलेटेड एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम, नॉर्मल कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन. डेंजर लेवल के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम टू गेट अर्जेंट सप्लाईज. ठीक है, डेंजर लेवल मतलब होता है जो मिनिमम से भी नीचे हो. नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इंक्लूड्स फैक्ट्री रेंट, प्रॉपर्टी टैक्स, सैलरीज ऑफ फैक्ट्री क्लर्क. सब फैक्ट्री से ही रिलेटेड है तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, which of the following cannot be used as a base for the determination of overhead absorption rate? Number of units produced, prime cost, conversion cost, discount allowed.
अब क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट के लिए हम क्या नहीं इंक्लूड करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, प्राइम कॉस्ट करते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट करते हैं, बट डिस्काउंट अलाउड ये यहाँ इंक्लूड नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्या हम इन्वेंट्री रेशियो निकाल सकते हैं? हाँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वैसे तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री के थ्रू, बट क्योंकि यहाँ पे सीओजीएस दिया है तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। सीओजीएस दिया हुआ है 30,000 और एवरेज इन्वेंट्री कितना हो जाएगा 9,000 प्लस 7,800 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 16,800 डिवाइडेड बाय 2, 8,400। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आंसर आएगा 3.57 टाइम्स। क्लियर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, फिक्स्ड ओवरहेड अप्लाइड रेट दिया हुआ है 5.60 पर मशीन आवर। ड्यूरिंग द ईयर फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 2,75,000 और एक्चुअल मशीन आवर्स कितना है 48,000। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टैंडर्ड रेट कितना है 5.6, तो 48,000 मल्टीप्लाई बाय 5.60 करो, देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2,68,800 और हमारे पास एक्चुअल कितना दिया हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड 2,75,000। तो यहां देखो ओवर एप्लीकेशन है ना, कितने से है 6,200 से ओवर एप्लीकेशन है और हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है ओवरहेड वाज ओवर अप्लाइड बाय 6,200। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट प्लानिंग आएगा, कंट्रोलिंग आएगा, शेयरिंग, कॉस्टिंग आएगा, बट शेयरिंग इसका पार्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, डैश आर फ्यूचर कॉस्ट दैट इफेक्ट द करंट मैनेजमेंट डिसीजन। संक कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट, इरेलेवेंट कॉस्ट। फ्यूचर कॉस्ट है तो नो डाउट क्या हो जाएगा रेलेवेंट कॉस्ट। नेक्स्ट, which of the following cost is part of the prime cost for manufacturing company? Cost of transporting raw material, wages of factory overhead, engaged in machine maintenance, depreciation of truck, cost of indirect production material। लास्ट का दो तो एकदम ही पॉसिबल नहीं है। बी में देखो वेजेस ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स है, तो फैक्ट्री वर्कर्स है तो इनडायरेक्ट हो गया, तो वो भी प्राइम कॉस्ट में नहीं आएगा। प्राइम कॉस्ट में क्या आता है, सिर्फ डायरेक्ट पार्ट आता है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल आएगा, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, direct material opening inventory and net purchases is called material consumed, material available for use, total material purchase, material ending inventory। यहां कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस क्या होता है, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, ठीक। और हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल कर दे तो हमारे पास आता है मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक। अब यहां पे क्योंकि सिर्फ ओपनिंग रॉ मटेरियल और परचेजेस को ऐड किया है तो ये क्या हो जाएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट तो सभी है, सब प्रोडक्ट में ऐड होती है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। A blanket rate is a single rate which used throughout the organization department, double rate, single rate which is used in different department, none of the given option। Blanket rate हम यूज ही करते हैं, कैलकुलेट ही करते हैं कि एक सिंगल रेट रहेगा जो कि थ्रू आउट हर एक डिपार्टमेंट में यूज होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप बोनस स्कीम एक्सेप्ट a standard time is set for the completion of a job if the time taken is greater than the time allowed, the workers in the group receive time wages. If the time taken is less than the time allowed, the group receives a bonus on time saved. If the time taken is greater than the time allowed, the workers in the group receive time deduction for extra hour। कैरेक्टरिस्टिक सारी है बट कौन सी नहीं है? अगर आपने ज्यादा टाइम लिया टाइम अलाउड से, द वर्कर इन द ग्रुप रिसीव टाइम डिडक्शन फॉर एक्स्ट्रा आवर। नहीं, टाइम डिडक्शन आपको अगर 8 घंटा काम करने मिला, आप 10 घंटा ले रहे हो तो उसमें आपको बेनिफिट थोड़ी मिलेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। नो डाउट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, high labor turnover is not desirable because it denotes the instability of the labor force. It is an indication of high labor cost. It shows frequent changes in the labor force. Yes,
अगर हाई लेबर टर्नओवर है मतलब आपके जो लेबर्स है वो जल्दी जल्दी आपको छोड़ के जाएंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज क्लासिफाइड द इन्वेंट्री इन विच ऑफ द थ्री काइंड्स। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मटेरियल इन्वेंट्री, डब्ल्यूआईपी इन्वेंट्री, फिनिश गुड इन्वेंट्री, मटेरियल इन्वेंट्री, परचेज गुड इन्वेंट्री, डब्ल्यूआईपी इन्वेंट्री, मटेरियल इन्वेंट्री, परचेज गुड इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, डब्ल्यूआईपी इन्वेंट्री, फिनिश गुड इन्वेंट्री और परचेज गुड इन्वेंट्री। देखो नो डाउट अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश्ड गुड होगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में दिया है, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश्ड गुड। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मैक्सिमम लेवल। इस पे भी ना हमने डिटेल क्लास ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की है कि मैक्सिमम लेवल का जो करेक्ट फॉर्मूला है वो गिवन ऑप्शन में से कौन सा है, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम प्लस ईओक्यू। ठीक है, वो क्लास जरूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। अभी ऊपर बताया कि अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है तो नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री होगा, और अगर नेट सेल्स नहीं दिया है तो सीओजीएस भी चलेगा। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। नेक्स्ट, द कंपोनेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड आर एज फॉलोज। अगर फैक्ट्री ओवरहेड है तो इसमें सारी चीजें इनडायरेक्ट होंगी, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, ओवरटाइम दैट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू फुलफिल कस्टमर ऑर्डर इज कॉल्ड ओवरटाइम, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अवॉइडेबल ओवरटाइम, अनअवॉइडेबल ओवरटाइम, प्रीमियम ओवरटाइम, फ्लक्स टाइम। करेक्ट आंसर होगा बी, अनअवॉइडेबल ओवरटाइम। Next, the process of cost apportionment is carried out so that cost may be controlled. Cost unit gather overhead as they pass through cost center. Whole item of cost can be charged to cost center. Common costs are shared among cost center. करेक्ट आंसर क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। कॉस्ट अपॉर्शनमेंट मतलब क्या होता है, जहां पे हम कॉस्ट को एलोकेट करते हैं। कॉमन कॉस्ट आर शेयर्ड अमंग कॉस्ट सेंटर। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट यूजेस हाउ मेनी पीस रेट। अगर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट की बात करें तो इसमें दो मेथड है, हाई रेट एंड लो रेट। करेक्ट आंसर होगा बी, 2। नेक्स्ट, अंडर हेल्से प्रीमियम प्लान इफ द एम्प्लॉय कंप्लीट्स हिज जॉब इन लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड फॉर द जॉब ही इज गिवन ओनली वेजेस, नो वेजेस फॉर द एक्चुअल आवर्स टेकन प्लस बोनस इक्वल टू 1/2 ऑफ द वेज ऑफ द टाइम सेव्ड। यस, यहाँ 50% एक्स्ट्रा बोनस मिलता है जितना आपकी वजह से टाइम बचा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। Next, increase in material inventory means ending inventory is greater than the opening inventory, ending inventory is less than the opening inventory. Increase in material inventory का क्या मतलब होगा, both ending opening inventories are equal cannot be determined. अगर हमारी opening inventory less से 30,000 है और closing inventory भी 30,000 है, तो ये कभी भी increase in material inventory तो नहीं हुआ। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री 40,000 है तो यहां देखो 10,000 से हमारी इन्वेंट्री बढ़ेगी ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंडिंग इन्वेंट्री इज ग्रेटर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लियर। नेक्स्ट, वर्किंग आवर्स ऑफ लेबर कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्ट कॉल्ड स्मार्ट कार्ड, टाइम शीट, क्लॉक कार्ड, स्टोर कार्ड। स्टोर कार्ड में आप जो रॉ मटेरियल होता है जो आप खरीद रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन मेंशन करते हो, ना कि लेबर्स की, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ नेट परचेज आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्लस ट्रेड डिस्काउंट है, डिस्काउंट तो लेस करेंगे जो कि इसमें दिया है, बट क्या परचेज रिटर्न को ऐड करेंगे, ये भी गलत है। परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल लेस ट्रेड डिस्काउंट लेस परचेज रिटर्न लेस कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल लेस ट्रेड डिस्काउंट लेस परचेज रिटर्न ऐड कैरेज इनवर्ड ऐड अदर मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, क्योंकि वो जो खर्चे होते हैं उसको हम परचेज में ऐड कर देते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टर्म्स यूज्ड टू डिनोट फैक्ट्री ओवरहेड एक्सेप्ट फैक्ट्री बर्डन, एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, कन्वर्जन कॉस्ट। ये तीन तो एप्लीकेबल है बट फैक्ट्री बर्डन करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ लेबर टर्नओवर, एक्सीडेंट, स्पॉइलेज, वेस्ट एंड एब्सेंटिज्म आर द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेज प्लान, पीस रेट प्लान, टाइम रेट प्लान, डिफरेंशियल प्लान, ग्रुप बोनस सिस्टम। जब आप ग्रुप बोनस सिस्टम अप्लाई करते हो ना तो ये सारी चीजें नेग्लिजिबल हो जाती है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। कॉस्ट विच आर कांस्टेंट फॉर अ रेलेवेंट रेंज ऑफ एक्टिविटी एंड राइज टू न्यू कांस्टेंट लेवल वंस दैट रेंज एक्सीडेड इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मिक्स कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट। ये कॉस्ट बेसिकली क्या होता है ना कि एक लेवल तक फिक्स होती है,
फिर बढ़ती हैं, फिर फिक्स रहती हैं, फिर बढ़ती हैं, इसको हम स्टेप कॉस्ट कहते हैं। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्लस ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड। अभी ऊपर भी हमने ये बात बताई थी और मेरे पास देखो कौन सा ऑप्शन गिवन है, करेक्ट ए। नेक्स्ट, सीओजीएस दिया है, ग्रुप मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेल्स। ये क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं और हमने ना इस टॉपिक पे बहुत डिटेल डिस्कशन अपने क्लास अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। वहां हमने बताया है कि अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पे है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट पे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया है, 70,000। यहाँ पे एक बात समझो कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 30% ऑफ सेल्स। तो लेट से सेल्स कितनी है, 100। सेल्स कैसे आती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आता है ना। अगर सेल्स का 30% प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितना हुआ बेटा, 70 हुआ। ठीक, अगर हम प्रॉफिट को सेल्स पे निकाले तो 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 30% आएगा, जो कि गिवन है। बट अगर सेल्स पे निकाले, कॉस्ट पे निकाले तो 30 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100, हम कह सकते हैं 3/7 आएगा। यहां पे हमारे पास कॉस्ट दी हुई है, तो कॉस्ट 70,000 है। अगर हम इस पे 3/7 अप्लाई कर दें तो मेरे पास 30,000 का प्रॉफिट आ गया। ठीक, कॉस्ट कितनी आई, 70,000, प्रॉफिट आई 30,000, तो सेल्स कितनी हो जाएगी, 1 लाख। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगर ये टॉपिक यहाँ नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, हमने जो क्लास मेंशन की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो क्लास जरूर से कवर कर लेना, वहां ये टॉपिक 100% आप लोगों का कवर हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ईओक्यू पे है। ईओक्यू पे हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखो लिखा है कि एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 7800 यूनिट्स की। कंजम्पशन पर वीक इज 150 यूनिट्स। हफ्ते से तो कोई मतलब नहीं है। यूनिट प्राइस 5 दिया है, ऑर्डर कॉस्ट 10 दिया है, तो कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग कितना हो गया, 10। कैरिंग कॉस्ट कितना हो गया, 1। लीड टाइम 3 वीक दिया है, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बस आप इसको कैलकुलेट करके देखो आपका कितना ईओक्यू आ रहा है। जब कैलकुलेट करोगे तो 394 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जिसको हम लोग राउंड ऑफ मानेंगे 395 यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स में पॉइंट में नहीं हो सकता, अप्रॉक्स नहीं हो सकता, तो हम क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे वैल्यू राउंड ऑफ ले रहे हैं, 395 यूनिट्स। क्लियर। अब अगेन देखो ये 50 एमसीक्यूज से रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चंस आज हमने थ्योरेटिकल लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में भी मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे थ्योरी बेस्ड रहेंगे। हमने ऐप की इन्फॉर्मेशन आप लोग को स्टार्टिंग में भी प्रोवाइड कर दी है कि जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है क्लासेस में, टेस्ट सीरीज में, स्टडी मटेरियल में, वो डायरेक्टली हमारे ऐप से परचेज कर सकता है और ऐप डाउनलोड कर लेना, सो दैट ज्यादा से ज्यादा फ्री मटेरियल को आप लोग यूज कर पाओ। अगर आज की क्लास यूजफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।